नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातें बताई थी। उनमें मुख्यतः दर्पण बताए थे कितने प्रकार के होते हैं और दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं बताई थी। दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं में से और कुछ बातें मैं आपको बताने जाता हूँ। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की न्यूनतम दूरी है, लंबवत दूरी है। एक पढ़ाया था मैंने आपको वक्रता त्रिज्या। ये उस गोले की ही त्रिज्या होती है जिससे दर्पण काटा गया। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में भी एक संबंध होता है। क्या होता है? होता यह है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल आर अपॉन 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कहीं वक्रता त्रिज्या दी है तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फोकस दूरी भी एक दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसे मीटर में व्यक्त करते हैं। तो हमें यहाँ से ये याद कर लेना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये संबंध अब हम जानेंगे बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है। क्या होता है बच्चों प्रतिबिंब? मैं बताता हूँ आपको। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल अर्थात दर्पण से टकराकर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जहां भी वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का जिससे प्रकाश किरणें चली थी उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया ये एक समतल दर्पण है। यहाँ पर ये बिंदु रूपी वस्तु रखी हुई है। इससे प्रकाश की किरणें मैं भेजता हूँ। एक सीधी भेज दी, एक इधर भेज दी। आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम अनुसार ये जो लंब पड़ी है किरण, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये तो अपने मार्ग पर वापस आ जाएगी। उसी प्रकार जो ये किरण जिस कोण पर गई है, अभी लंब खींच लें, इस कोण पर गई है तो इसी पे ये वापस आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये इधर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, पीछे इधर आने पर कहीं नहीं मिलेगी। तो इन्हें थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। ये तो इस वस्तु का ये प्रतिबिंब होगा। मान लीजिए वस्तु ए है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें टकरा वस्तु से चलकर टकराने के बाद मिली नहीं, आपस में नहीं मिली, बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर ये वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब बना। ये मैंने एक समतल दर्पण आपके सम्मुख लिया था और उससे प्रतिबिंब का बनना आपको समझाया है। बच्चों, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, एक बार फिर इसी उदाहरण से मैं समझाऊंगा। यदि ये प्रकाश की किरणें जो दर्पण से टकराकर लौट रही है, ये आपस में मिल जाती है किसी बिंदु पर, तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यदि मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। और उसकी और क्या विशेषताएं हो सकती हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की? आभासी होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा और वस्तु जितनी दूरी पर है
मान लिया दर्पण से इस बिंदु की दूरी 2 मीटर है, तो जो प्रतिबिंब बना है वो भी दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर होगा। और अगर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी ज्ञात करना चाहते हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 मीटर। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर। इस तरीके से कई प्रश्न वो कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार वो समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बच्चों, समतल दर्पण में कोई वक्र नहीं होता, बिल्कुल एकदम समतल होता है। जब उसमें कोई वक्र नहीं होता, उसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसे हो सकती है, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वक्र ही इतना बड़ा है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अनंत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखना। अब बच्चों, हमारा टॉपिक है अगला, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। समतल दर्पण के संबंधित जो बातें थी मैंने आपको बताई। अब हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देखते हैं क्या है। पहले अवतल दर्पण द्वारा देखते हैं। मैंने कल बताया था अवतल दर्पण क्या होता है। कटे हुए गोले का एक भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन। तो मान लिया ये एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है P, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो पहला जो नियम है वो क्या है, समझिए जरा। पहला नियम ये है, ये मुख्य अक्ष है बच्चों इसकी, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में उसकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब यही नियम अगर उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण आप जानते ही, उसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका भी एक फोकस होता है और एक वक्रता केंद्र होता है। ये इसका ध्रुव है मान लिया। इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती है तो क्या होगा, अगर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो उस दिशा में जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि मानो कि वो फोकस से आ रही है। परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस से आ रही है। तो ये था पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अवतल दर्पण में फोकस से जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। याद रखेंगे बच्चों इसको। अब मैं आपको दूसरा नियम समझाता हूं। दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग पर वापस उसी दिशा में लौट आती है। दोबारा समझिए, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। और यही बात अगर हम देखें उत्तल दर्पण में कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है प्रकाश किरण, अगर दर्पण से परावर्तित होगी तो ये भी अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र की ओर जो प्रकाश की किरण जा रही है दर्पण से टकराने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह है नियम नंबर 2 दोनों गोलीय दर्पणों के लिए। इसके बाद आता है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है बच्चों?
बहुत महत्वपूर्ण नियम है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण का मार्ग जानेंगे क्या रहेगा। अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर यही नियम उत्तल दर्पण में देखें कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात किस मार्ग से होकर जाएगी, तो बच्चों वह भी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के मैंने कुछ आपको नियम बताए हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। अब अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये एक अवतल दर्पण है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। मानिए ये इसका ध्रुव है और ये फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। बच्चों किसी दर्पण के सामने, यानी जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके सामने वस्तु को हम 6 स्थितियों में रख सकते हैं। ध्यान देना, कितनी स्थितियों में रख सकते हैं? 6 स्थितियों में। पहली स्थिति दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य। दूसरी स्थिति फोकस पर, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, ये तीसरी स्थिति होगी। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र पर। पांचवी स्थिति वक्रता केंद्र से परे और छठी स्थिति हो गई अनंत पर। इन 6 परिस्थितियों में हम दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा उसका अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके मैं सारी स्थितियां लूंगा। एक बार फिर समझ लीजिए स्थिति कौन कौन सी हो सकती हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो। दूसरी स्थिति फोकस पर रखी हो। तीसरी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र पर। पांचवी स्थिति वक्रता केंद्र से परे और छठी स्थिति है अनंत पर। एक एक करके मैं इन सभी स्थितियों में वस्तु को रखूंगा और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को हम जानेंगे। बच्चों आप सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। जब कोई दर्पण प्रतिबिंब बनाता है तो हम उसकी 4 बातों पर ध्यान देते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है वस्तु से या वस्तु से बड़ा है, या वस्तु के बराबर आकार का है, जैसा भी है बताते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है या उल्टा है, ये भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात हमें ये देखनी होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक और आभासी की बात मैं बता चुका हूँ आपको। यदि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, और यदि मिलती हुई प्रतीत होगी तो प्रतिबिंब आपका आभासी। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखनी पड़ेगी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं फोकस व ध्रुव के बीच में। ये वस्तु है जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। 2 प्रकाश की किरणें इनसे हम भेजते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और एक मैंने भेज दिया वक्रता केंद्र से, वो वक्रता केंद्र पर वापस लौट आएगी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे किरणें आगे बढ़ रही हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये फैलती जा रही है। तो आगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो मैंने इन्हें थोड़ा पीछे मिलाया तो ये यहाँ पर मिल गई। तो आप देख सकते हैं जहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो अब प्रतिबिंब के गुण क्या बताएंगे हम? दर्पण के पीछे बनेगा, कोई निश्चित जगह नहीं, दर्पण के पीछे ही बोलेंगे। सीधा बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा है, और आभासी बन रहा है, दिख रहा है आपको, वास्तव में नहीं मिली, मिलाई गई। दर्पण के पीछे इसकी स्थिति है। ये 4 बातें इसके बारे में हमने जाना। यदि आपने
वस्तु को फोकस पर रखा, फोकस पे रखेंगे तो एक मुख्य अक्ष से समांतर किरण हम भेजेंगे, वो फोकस से आएगी, और एक वक्रता केंद्र से भेजेंगे, वो अपने मार्ग पर वापस आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि वापस आकर लौटती हुई जो किरणें हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, और समांतर किरणें अनंत पर मिलती है, ऐसा माना जाता है। जब अनंत पर मिलती हैं तो मिलने वाली जब किरणें हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। नीचे की तरफ मिल रही है मुख्य अक्ष के तो उल्टा होगा, बहुत बड़ा बनेगा आकार में क्योंकि अक्ष से काफी नीचे मिलेगी, और अनंत पर उसकी स्थिति होगी। तो ये चार बातें इसके बारे में हमने जानी। उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और अनंत पर बनेगा। तीसरी स्थिति यदि फोकस और केंद्र के बीच में है, ये हमारी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये हमारा वक्रता केंद्र है। समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से आ गई, लौट आई, और फोकस से जाने वाली किरण आप जानते हैं समांतर हो जाती है। मैंने अब की बार वक्रता केंद्र से नहीं भेजी, भेज सकता था लेकिन दर्पण का वक्र उतना बड़ा नहीं बनाया मैंने, तो मैंने फोकस से भेजकर समांतर कर दी। तो आप देख रहे हैं दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो वक्रता केंद्र के इधर परे मिली है, तो प्रतिबिंब वास्तव में मिली है, तो वास्तविक है और उल्टा है, और वस्तु से आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा होगा, और उसकी स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से पीछे बन रही है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है तो समांतर किरण फोकस से जाने वाली किरण समांतर, ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ मिली, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, वस्तु के आकार का बन रहा है। अगर आकार देखा जाए तो वस्तु के आकार का उल्टा बन रहा है, और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, और वास्तविक है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल गई। इसके पश्चात पांचवी पोजीशन, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, परे रख दिया यहाँ पे, ये मुख्य अक्ष है, समांतर किरण फोकस से और वक्रता केंद्र जाने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र पर लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें यहाँ मिल रही हैं, तो आप देख रहे हैं वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है, छोटा है, काफी छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये इसकी स्थिति है। इसके बाद यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ेंगी तो समांतर आएंगी, और समांतर किरणें फोकस पर मिल जाती हैं, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये बातें हमें इन 6 स्थितियों में याद रखनी है बच्चों। सिर्फ एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बना है और सीधा बना है, बाकी 5 स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बना है और उल्टा बना है। इन बातों को अपने ध्यान में रखेंगे और इन्हें स्थिति के अनुसार याद कर लेंगे।